Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is going to be about syntactic analysis. इससे पीछे वाला लेक्चर जो था वो मॉर्फीमिक एनालिसिस के ऊपर था, तो मॉर्फीमिक एनालिसिस के बाद ज़ाहिर इसका सिंटैक्टिक एनालिसिस का ही लेक्चर बनता था। तो ये बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये देखिए एक सिंटैक्टिक एनालिसिस होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो जैसे देखें कि जिस तरह मॉर्फीमिक एनालिसिस के अंदर हमने स्टडी किया था कि हम यानी एक वर्ड्स को किस तरह ब्रेक इनटू पार्ट्स करके उसका एक मॉर्फीमिक तज्जिया करते हैं, तो उसको हम मॉर्फीमिक एनालिसिस कहते हैं। इस तरह देखें सिंटैक्टिक एनालिसिस डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंसेस। ये देखिए वेल फॉर्म सेंटेंसेस का मतलब होता है कि इन दो सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली करेक्ट, ठीक है। और इसके उल्ट होता है इल फॉर्म सेंटेंसेस। इल फॉर्म सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर कि उर्दू में हम अगर कहते हैं कि वो सेब खाता है, ये एक वेल फॉर्म सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं वो खाता है सेब, ये इल फॉर्म सेंटेंस होगा इन दस, क्योंकि उर्दू के अंदर फाइल उसके बाद फिर आता है मफूल आता है, उसके बाद फिर फेल आता है, ठीक है। अब इसके बरअक्सर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इंग्लिश में हम कहते हैं ही ईट्स एन एप्पल, यू कैन नॉट से ही एन एप्पल ईट्स, तो वो इल फॉर्म सेंटेंस होगा। तो इस हवाले से ये भी देखें, जब मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की एक खूबी ये थी कि वो सिर्फ वो जुमले यानी फॉर्म करेगी जो कि वेल फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। इल फॉर्म्ड सेंटेंसेस को उसमें हम एग्जांपल के तौर पे पेश नहीं कर सकते। तो ये होता है सिंटैक्टिक एनालिसिस। अब आगे चलते हैं, सिंटैक्टिक रूल्स क्या होते हैं। ज़ाहिर है जब हम देखें एक जुमलों का सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं, फ़िक्रों का सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं, तो किसी रूल्स के तहत ही करते हैं ना। उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ उसके कवानीन होंगे, तो इन कवानीन को, इन रूल्स को हम सिंटैक्टिक रूल्स कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भी। आगे पढ़ते हैं सिंटैक्टिक कैटेगरीज क्या होती है। सिंटैक्टिक कैटेगरीज वो होती हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कहते। सिंटैक्टिक कैटेगरीज आर आल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। सिंटैक्टिक कैटेगरीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर सिंटैक्टिक फंक्शन एंड ग्रामेटिकल फंक्शन इन विद इन अ सेंटेंस। यानी ये देखें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे के सारे इनको हम आमतौर पे सिंटैक्टिक कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। ये टर्म होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, फ्रेज क्या होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट फंक्शन एज अ यूनिट। यानी हम आमतौर पे कहते हैं ना कि जिन वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जैसे देखिए द बॉय। अब द बॉय जो होता है ये एक ये टू वर्ड्स हैं, इसमें एक दी है और एक बॉय है, ठीक है। तो एक फ्रेज होगा कि यूनिट के तौर पे काम करे। ऑन द चेयर है, तो अब ऑन द चेयर में अब देखें तीन लफ्ज़ ऑन द चेयर, दे आर फंक्शनिंग लाइक अ यूनिट, एज अ यूनिट, सो दैट इज़ वाई इनको हम फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ हम उन काइंड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिंटैक्टिक एनालिसिस में हमारी हेल्प करेंगे। एक होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को हम एन पी कहते हैं, एन पी शॉर्ट फॉर्म में। अ नाउन फ्रेज ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ठीक है। इट हैज़ अ नाउन एज इट्स हेड। ये हेड इसमें नाउन होता है, यानी इसका मतलब नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो नाउन होता है वो इसका हेड होता है, और इस हेड की बिना के ऊपर इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे देखें ये जो मैंने एग्जांपल ए में देखें, पहली एग्जांपल है द बॉय। अब द बॉय के अंदर ये एक नाउन फ्रेज है ना, अब आर्टिकल लगा हुआ है प्लस नाउन लगा है, इसके अंदर जो बॉय है वो हेड है, ठीक है, नाउन हेड है, तो ये नाउन फ्रेज होगा। आगे है द गुड बॉय। द गुड बॉय के अंदर आप देखेंगे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एक नाउन फ्रेज है, लेकिन इसके अंदर हेड कौन है, इसके अंदर हेड बॉय है। आगे कहते हैं गुड बुक्स। अब गुड बुक्स के अंदर एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा हुआ है, तो इसमें देखें बुक्स है वो हेड है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या क्या चीज़ होती है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, जब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें नाउन फ्रेज क्या होता है। एक नाउन फ्रेज, ये एरो का मतलब होता है कि कंसिस्ट ऑफ। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रोनाउन। एक प्रोनाउन जो होता है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह, वो भी एक हो सकता है, उसको भी नाउन फ्रेज कहा जाता है जब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं। एक नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन होता है, जैसे किसी का नाम वगैरह होता है, तो वो भी नाउन फ्रेज होता है। इसके बाद देखें कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या नाउन उसके साथ नाउन हो सकता है। देखिए ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है कि यानी ये एडजेक्टिव ऑप्शनल है, एडजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए द ओल्ड मैन, ये भी एक नाउन फ्रेज है, यानी इसमें आर्टिकल है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसका सारा यानी इसकी जामिया, इसकी डेफिनेशन यूँ की जा सकती है, इसकी डिस्क्रिप्शन यूँ की जा सकती है कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट
ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या प्रॉपर नाउन है। अब देखें इसके अंदर एग्जांपल है, ये देखें ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, करली ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर से एक ही चीज़ यूज़ की जाएगी। जैसे देखें एक है, ये दो या तीन, यानी इसमें से एक ही चीज़ यूज़ की जाएगी, आप इनको इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं करली। ये जो राउंड ब्रैकेट होती है इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है ना इसको आप हदफ कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज यानी ऊपर हमने एग्जांपल भी बताई है। उसके बाद आगे चलते हैं नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज का तो वीपी जिसे कहते हैं। अब वीपी क्या होता है कि अब वर्ब फ्रेज हैज़ द वर्ब एज इट्स हेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ नाउन फ्रेज। यानी ये वर्ब फ्रेज क्या होता है कि यानी वर्ब प्लस नाउन फ्रेज से बनता है। ऊपर हमने नाउन फ्रेज को पढ़ लिया ऑलरेडी। अब जैसे एग्जांपल से वाज़ह हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें कि ये है दी ओल्ड मैन। अब दी ओल्ड मैन क्या है, एक नाउन फ्रेज है। कैसे है, आर्टिकल लगा हुआ है, फिर एडजेक्टिव है, फिर इसके बाद नाउन लगा हुआ है। इसके बाद देखें कि ये जो है ना काट अ फिश। अब काट अ फिश ये वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज कैसे है कि देखिए इसमें एक वर्ब भी है और वर्ब के बाद नाउन फ्रेज भी है, अ फिश भी है। तो ये क्या होगा, एक वर्ब फ्रेज होगा। तो इसके अंदर हेड क्या होगा, ये वर्ब है, काट इसमें हेड है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज, जिसे पी भी कहा जाता है। प्रेपोजिशन फ्रेज हैज़ द प्रेपोजिशन एज इट्स हेड। इसके अंदर हेड प्रेपोजिशन होता है, यानी ये देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड अ नाउन फ्रेज। यानी जैसे वर्ब फ्रेज जो था वो वर्ब प्लस नाउन फ्रेज था, ये क्या होगा कि ये होगा प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होता है। जैसे देखें इन द रूम। अब इन द रूम के अंदर देखें प्रेपोजिशन है, ये इसका हेड है, ठीक है। तो द रूम क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तसर सा इसमें बताया आपको। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें, इसकी तभी ये आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो ये फ्रेजेस की काइंड्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स क्या होती हैं, इनको PS रूल्स भी कहते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स टेल अस दैट अ स्पेसिफिक टाइप विल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंस्टिट्यूएंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके रूल्स क्या है, हम इससे आगे चलते हैं। जैसे एस का मतलब होता है सेंटेंस, तो सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, ये इलामत का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल होता है, इसमें एडजेक्टिव ऑप्शनल होता है, फिर नाउन हो सकता है या प्रॉपर नाउन हो सकता है। वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। इसके अंदर देखें पी का मतलब होता है वर्ब फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है लेकिन ऑप्शनल होता है, ये बास्कत नहीं भी आता। इसके बाद इसमें एडवर्ब भी आ जाता है, ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है कि इसका मतलब ये ऑप्शनल होता है। आमतौर पर वर्ब फ्रेज का तो वर्ब प्लस नाउन फ्रेज होता है, लेकिन इसके साथ ये आमतौर पर कभी कभार आ भी जाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ जाता है और एडवर्ब भी आ जाता है। इसके बाद होता है पी प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज ये। अब इसके बाद देखें कि हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं जब सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं। ये एरो का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो प्लस का सिंबल होता है एंड आर फॉलोड बाय, यानी ये एडिशन को शो करता है। बाज़ लोग इसे इस्तेमाल नहीं भी करते। इसके बाद लिखा हुआ है ये करली ब्रैकेट्स होती हैं। ये करली ब्रैकेट्स कंटेन एलिमेंट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी सिलेक्टेड, यानी उसके अंदर से एक आपने सेलेक्ट करना। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल से देखें, ये वाज़ह है करली ब्रैकेट्स के, यानी आप यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या आप इसे करेंगे, इसे करेगा, आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट्स कंटेन कंस्टिट्यूएंट विच में बी ओमिटेड, जैसे कि इनको हम ओमिट या रिमूव कर सकते हैं। जैसे ऊपर की एग्जांपल से देखें, जैसे ये पी लिखा हुआ ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, या यहाँ एडवर्ब लिखा हुआ है, ये मतलब ओमिट कर दिया जाता है। तो ये इलामात होती हैं जो आमतौर पर हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आ गया था ट्री डायग्राम। अ ट्री डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग हाउ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस के अंदर डिफरेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, डिफरेंट यानी फ्रेजेस पहले फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे वो जो सिंटैक्टिक कैटेगरीज किस तरह जो होता है ना वो लगी होती हैं, तो वो हम कहते हैं ट्री डायग्राम के ज़रिए। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखें, ये एक जुमला हमने लिखा है कि समीर रैन। अब समीर रैन का एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस कैसे है देखें, ये होता है, ये नोड है, ये जो गोल इलामत है ना, गोल गोल इलामत है, ये सर्कल है, सर्कल के बाद नोड, ठीक है, ये नोड है, ठीक है, ये एक सेंटेंस की नोड है, ठीक है। एस नोड का मतलब कि ये डोमिनेट कर रही है, यानी ये हावी है, ये रूल कर रही है। सेंटेंस जो होता है ना वो कंसिस्ट करता है नाउन फ्रेज और उसके बाद वर्ब फ्रेज होता है। कोई भी जुमला जो होगा उसके लिए आपने यही लगाना है कि जुमला इज इक्वल टू नाउन फ्रेज एंड प्लस वर्ब फ्रेज, ठीक है। अब जैसे देखें, आपने देखा कि सेंटेंस की जो नोट है वो NP और VP को डोमिनेट कर रही है। इसके बाद देखें कि NP नोट क्या होती है, नाउन फ्रेज की नोट है। इसके बाद देखें वर्ब फ्रेज की नोट है, ठीक है। वो क्या होती है कि वो देखें अब उसके अंदर एक नाउन नोट है, N नोट, नाउन नोट, और ये कहते हैं वर्ब नोट। अब आप
इसमें नोट करें कि यानी ये सेंटेंस है, ये कंसिस्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज। और नाउन फ्रेज हमने ऊपर पढ़ा है कि नाउन फ्रेज नाउन पे मुश्तमिल हो सकता है, और यहाँ क्या होता है वर्ब अकेले वर्ब पे मुश्तमिल है। तो इसका हम ये कहते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है आगे इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखें अब ये लफ्ज़ है समीर। अब समीर जो होता है ना सेंटेंस से डोमिनेट तो कर रहा है ना, सेंटेंस जो होता है इसने एस ने सबको डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एस से सिर्फ डायरेक्टली डोमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि क्या कर रहा है इनडायरेक्टली डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो समीर है वो सेंटेंस का एस का जो होता है ना इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या होता है ये एन पी जो होता है ना इसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यानी जैसे देखें आप देखें ये सेंटेंस है, एस नोट है, एस नोट के इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एन पी है और इसके बाद वी पी है। अब इसके बाद वी पी के बाद आप देखें कि इसका एन पी का जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो समीर है, ठीक है, ये एन है। इसके बाद वी पी के जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वो रैन है। आगे हम और एग्जांपल से भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखें ये मैंने सेंटेंस लिखा है एग्जांपल के लिए कि ये है द ओल्ड मैन हेल्प द बॉय, ठीक है। अब जैसे देखें ये ऊपर की नोड है एस नोड। अब एस नोड ने क्या किया हुआ है, इट इज़ डोमिनेटिंग द एन पी एंड वी पी। इसने नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को डोमिनेट किया हुआ है। अब आगे नाउन फ्रेज के ऊपर जाते हैं पहले। अब नाउन फ्रेज ने क्या किया हुआ है, उसने आर्टिकल को, एडजेक्टिव को और नाउन को डोमिनेट किया हुआ है, यानी दी ओल्ड मैन, ठीक है। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका मतलब है कि ये जो है ना ये दी जो है, ठीक है, दी जो होता है ये किसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एन पी का नाउन फ्रेज का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यानी ये एस का सेंटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट है लेकिन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। इस तरह आप देखें कि ओल्ड है, ओल्ड अब किसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एन पी का, ठीक है, मैन किसका है, वो इसका है, ठीक है। इसके बाद देखें कि नाउन फ्रेज वर्ब, अब वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब प्लस नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। अब जैसे देखें कि वर्ब है इसके अंदर, ये मैंने इसमें सॉरी ये बनाना भूल गया हूँ, इसके नीचे आपने लगा लेने, लाइन लगा लेनी इस तरीके से। तो अब देखें कि वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब प्लस नाउन फ्रेज होता है। अब जिसमें देखें कि वर्ब है तो ये तो हेल्प्ड वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होगा, आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद फिर नाउन होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी वही एग्जांपल आप समझने की कोशिश करें कि जैसे देखें ये अब है ना क्या कहते हैं दी जो है। अब दी जो होता है ये सेंटेंस का और वी पी का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये जो डी है ये एन पी का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब एन पी जो होता है ना ये वी पी का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। वी पी जो होता है वो सेंटेंस का एस का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये आगे और एग्जांपल से वाज़ेह हम करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो ये मेरे से कोई इतना अच्छा नहीं बना, आप इसको मुझसे बेहतर बना लेंगे। तो सेंटेंस देखें इसकी ये नोड है, एस नोड है, एस नोड डोमिनेट कर लिया एन पी को और इसके बाद वी पी को कर लिया। अब एन पी के अंदर सिर्फ एक प्रोनाउन है, ठीक है, यानी आप ऊपर की एग्जांपल से हमने देखा है कि एक नाउन फ्रेज जो होता है एक प्रोनाउन पे भी कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये नाउन फ्रेज बन गया। इसके बाद वर्ब फ्रेज क्या है कि वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब आ रहा है, ठीक है, वर्ब के बाद आना है नाउन फ्रेज आना है, वर्ब के बाद नाउन फ्रेज आता है और प्रेपोजिशन फ्रेज भी आता है। ऊपर हमने देखा था जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वर्ब के अंदर वो ऑप्शनल होता है, यानी यू कैन ईदर यूज इट और यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है। अब इसको देखते हैं कि वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज ये आ रही है। यानी ये जो नोड आप देखें वीपी के नोड में तीन चीज़ें आ रही है, एक वर्ब है, एक नाउन फ्रेज है, एक इसके बाद क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आगे हम चलते हैं, देखिए अब एन पी क्या हो कि नाउन फ्रेज में फिर ये एक नोड बन रही है। ये नोड किसको डोमिनेट कर रही है, आर्टिकल प्लस नाउन, ये नाउन फ्रेज बन रहा है। इसके बाद पी की प्रेपोजिशन फ्रेज की फिर एक नोड बन रही है, ये डोमिनेट कर रही है प्रेपोजिशन को और नाउन फ्रेज को डोमिनेट कर रही है। प्रेपोजिशन इसमें लगा दी हमने, तो इसके बाद देखेंगे एन पी है, फिर ये नोड बन गई। अब ये नोड क्या कर रही है, आर्टिकल को और प्लस नाउन को जो है ना डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो ये आपने इस हवाले से आपने देखना है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी, इसे बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ज़्यादा इसके समझ आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जैसे जुमला लिखा है कि ही द बॉय रैन फास्ट। अब इसमें हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, यानी ये एस नोड किसको डोमिनेट कर रही है, एन पी और वी पी को डोमिनेट कर रही है। अब एन पी किसे डोमिनेट कर रही है, आर्टिकल प्लस नाउन को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब एस के इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एन पी और वी पी हैं, ठीक है। अब एन पी के इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं ना वो आर्टिकल और नाउन है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आगे होता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में क्या आ रहा है कि वर्ब आ रहा है और आगे एडवर्ब भी आ रहा है। तो पीछे हमने एग्जाम्पल में जब हमने बताया कि वर्ब फ्रेज आमतौर पर वर्ब प्लस नाउन फ्रेज के ऊपर कंसिस्ट करता है, लेकिन बाज़ का क्या होता है उसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ जाता है और बाज़ का एडवर्ब भी आ जाता है साथ में। यह देखें कि ये एडवर्ब आ गया है। अब आगे एक एग्जांपल और मिलाता फरमाएं, इसको देखें
इस एग्जाम्पल के अंदर एस क्या कर रहा है, एन पी को और वी पी को डोमिनेट कर रहा है, उसी तरह जैसे पहले हमने समझा है। अब एन पी किसे कर रहा है, वो आर्टिकल और नाउन को जो था डोमिनेट कर रहा है, ये एक नोट बन रही है। इसके बाद देखिए वी पी है, वी पी के अंदर वर्ब फ्रेज क्या था, वर्ब फ्रेज के अंदर या ज़ाहिर वर्ब भी आ सकता है और नाउन फ्रेज भी आ सकता है, वर्ब फ्रेज के अंदर एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है। अभी हमने एडवर्ब फ्रेज का थोड़ा सा देखेंगे। अब देखें कि वी पी के अंदर क्या हो रहा है, वी पी के अंदर एक वी को डोमिनेट कर रहा है वर्ब, इसके बाद एडवर्ब फ्रेज है। अब एडवर्ब फ्रेज कैसे, देखिए अगर एक एडवर्ब अकेला होगा तो वो तो एक एडवर्ब होगा ना, अगर एडवर्ब से पहले कोई लफ्ज़ लग जाएगा जो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उसे हम इंटेंसीफायर कहते हैं। जैसे देखें कि वेरी फास्ट होता है ये एडवर्ब है और वेरी क्या कर इसे मॉडिफाई कर रहा है, इसे इंटेंसीफायर कहते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है कि नोड बन रही है, ये नोड किसे कर रही है, इंटेंसीफायर को और एडवर्ब को जो था ना ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द बॉय राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। अब जब हम कहते हैं द बॉय राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली एडवर्ब होगा और वेरी क्या होगा उसका, वो होगा जो उसका इंटेंसीफायर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे की एग्जांपल पे जाते हैं। ये देखें कि अब ये जो वेज थे ना, इन वेज के ट्री डायग्राम के ज़रिए सिंटैक्टिक एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जैसे कि लेबल्ड ब्रैकेटिंग या इनको लेबलिंग भी कहा जाता है, इसके ज़रिए भी हम सिंटैक्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन देखें ट्री डायग्राम का एक फ़ायदा भी इसका बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये बड़ा एक आसान और बड़ा एक यानी कहते हैं कि एक बड़ा यानी अच्छा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये तरीका ना थोड़ा सा, इसके अंदर एक फ़ला है जो अभी तक यानी हमारे हम नोट किया, वो ये है कि ये जगह बहुत ज़्यादा घेरता है, यानी इसके लिए कम अज़ कम आपको आधा या कम अज़ कम आपको एक पेज लाजमी चाहिए होता है अगर बड़ा जुमला हो। तो अब लेबल ब्रैकेटिंग क्या होता है कि वो कहते हैं मेकिंग अ ट्री डायग्राम इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ शोइंग द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। लेकिन हम जो है ना लेबलिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब लेबलिंग के जरिए कैसे, ब्रैकेट लगा के, जैसे देखिए जुमला है अली रैन। अब अली रैन के 3 स्टेप होंगे इसका एनालिसिस करने में। पहला होगा कि इसको अली को आप और रैन को आपने लगा देना है, ठीक है। अली रैन ये बन गया, अली नाउन है और रैन क्या वर्ब है, यानी इसको हमने पार्ट ऑफ स्पीच, इसका जो सिंटैक्टिक कैटेगरी इसको हमने मेंशन करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अली रैन जो था ना, अब अली और रैन, अब जिसमें देखें कि यानी अली जो था ना ये हमने क्या किया, इसको छोटी ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है, और रैन भी छोटी ब्रैकेट्स में लिखा है। इसके बाद देखें कि यानी ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई इसका मतलब है ये अब एन पी है, ठीक है। एन पी किसे डोमिनेट कर रही है, ये अली एन को डोमिनेट कर रही है। अब देखें ये एन पी है, एन पी जो है वो एन को डोमिनेट कर रही है। यहाँ क्या है, यहाँ वी पी है, वो वी को डोमिनेट कर रही है। अब अभी तीसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ हमने सेंटेंस के बारे में बताना है। अब देखें यहाँ सेंटेंस सबसे बड़ी ब्रैकेट जो एस है, एस सबसे बड़ी ब्रैकेट है, वो डोमिनेट कर रही है एन पी को, एन पी डोमिनेट कर रहा है, एन को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एस जो है वो सब को डोमिनेट कर रहा है। अब कैसे, जैसे देखें अब वी इसमें देखें जो वी पी है ना, वी पी डोमिनेट कर रही है वी को, ठीक है, और वी सारे का सारा डोमिनेट हो रहा है वर्ब्स जो था ना इसको एस से डोमिनेट हो रहा है। तो ये भी तरीका है। इस तरीके में एक ज़रा फलाया कि ब्रैकेट्स बड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो लेकिन ये भी तरीका अच्छा होता है। तो आप जब पेपर वगैरह में आप करेंगे सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप दोनों तरीकों का अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी ज़ाहिर एक पेपर के अटैम्प्ट करने में एक फ़र्क होगा, ठीक है। तो अब अभी तक हमने सिंटैक्टिक एनालिसिस में हमने पढ़ा कि सिंटैक्टिक एनालिसिस की तारीफ पढ़ी, वो होता क्या है, फिर इसके बाद हमने उसके रूल्स पढ़े, सिंटैक्टिक कैटेगरीज पढ़ी, उसके बाद हमने इसके यानी ट्री डायग्राम के ज़रिए हमने इसको किया, साथ में हमने फ्रेजेस के बारे में पढ़ा। इसे आप बार बार इसे पढ़ें, इसे लिखें, इसे नोट करें। इसके बाद सिंटैक्स के ऊपर आगे और लेक्चर भी होंगे, जैसे उसमें एक्स बार मूवमेंट आती है, एक्स वगैरह जो होती हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।